कभी सोचा है वो कौन सी अनदेखी सी ताकत है जो मतलब तय करती है कि मीटिंग में किसकी बात सुनी जाएगी और कौन कौन बस चुपचाप नजरअंदाज कर दिया जाएगा? ऑफिस की पॉलिटिक्स हो, दोस्तों के बीच का दबदबा, यहां तक कि परिवार में भी ऐसा लगता है कोई छुपी हुई शक्ति है जो काम कर रही होती है। ये शक्ति, ये पावर आखिर है क्या चीज? बहुत अच्छा सवाल है। पावर को ना अक्सर लोग गलत समझते हैं। इसे सिर्फ पैसा या कोई बड़ा ओहदा या शायद महंगी गाड़ी, बस इसी से जोड़कर देखते हैं। लेकिन ये सब तो पावर के सिर्फ बाहरी लक्षण हैं, जैसे बुखार शरीर की गर्मी का लक्षण होता है, खुद बीमारी थोड़ी होती है। असली पावर तो कुछ और ही है। कुछ और? मतलब? ये एक तरह की आप कह सकती हैं ऊर्जा है, हवा की तरह। दिखती नहीं है, पर जब चलती है ना तो इसका असर साफ महसूस होता है और ये बड़े बड़े बदलाव ला सकती है। रिश्ते बना सकती है, बिगाड़ सकती है, करियर को एकदम आसमान पर पहुंचा सकती है या फिर जमीन पर भी गिरा सकती है। हवा की तरह। दिलचस्प है। मतलब ये हर जगह है पर हम इसे पहचान नहीं पाते। दो लोगों के रिश्ते तक, हर बातचीत में, हर फैसले में ये चुपचाप अपना काम कर रही होती है। आपने देखा होगा ना कैसे कुछ लोग होते हैं जो बिना ऊंची आवाज में बोले भी अपनी बात मनवा लेते हैं, जबकि कुछ लोग चिल्ला चिल्ला कर भी अनसुने रह जाते हैं। हाँ, बिल्कुल देखा है। ये पावर का ही खेल है। असली पावर का मतलब है प्रभाव, इन्फ्लुएंस जिसे कहते हैं, अपने आसपास के माहौल पर, लोगों की सोच पर और हाँ, उनके फैसलों पर असर डालने की काबिलियत। जब किसी के कमरे में आने भर से माहौल में एक वजन सा आ जाए, जब वो बोले तो लोग ध्यान से सुने और जब वो चुप होना तो लोग अंदाजा लगाएं कि भाई अगला कदम क्या होगा इनका, वो है असली पावर। ये वो कंट्रोल है जो सिर्फ दूसरों पर नहीं बल्कि खुद पर भी होता है। अच्छा, यानी पावर सिर्फ दूसरों को कंट्रोल करना नहीं है बल्कि खुद को और सिचुएशन को समझना भी है। वो खतरनाक हो सकता है। एक मशहूर लेखक हैं रॉबर्ट ग्रीन, उन्होंने पावर के नियमों पर बहुत गहराई से लिखा है। वो कहते हैं जो पावर के खेल से भागने की कोशिश करता है ना, वही अक्सर इसका सबसे पहला और सबसे आसान शिकार बनता है। क्योंकि अगर आप इस खेल को खेलने से इनकार भी कर दें तो इसका मतलब ये नहीं कि खेल रुक गया है। नहीं, इसका मतलब सिर्फ ये है कि कोई और आपके साथ खेल रहा है और शायद आपको इसका अंदाजा भी नहीं है। ये तो काफी गहरा है। मतलब इसे समझना जरूरी है, चाहे हम इसे इस्तेमाल करना चाहें या ना चाहें। तो चलिए आज इसी पावर के खेल के पहले नियम को समझते हैं। सुना है ये बुनियादी है पर खतरनाक भी है। हाँ, पहला नियम, अपने मास्टर से कभी ज्यादा मत चमको। अब सुनने में ये शायद थोड़ा अजीब लगे, ऐसा लगे कि अरे ये तो चापलूसी सिखा रहे हैं, पर ये चापलूसी नहीं है। ये इंसानी स्वभाव की, हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं उसकी गहरी समझ पर आधारित है। मास्टर से ज्यादा मत चमको, इसका ठीक मतलब क्या हुआ? क्या मतलब अपनी काबिलियत छुपा लेनी चाहिए? अगर कोई वाकई टैलेंटेड है तो वो क्या करे? नहीं, काबिलियत छुपानी नहीं है। देखिए, पावर का खेल टैलेंट छुपाने का नहीं है, बल्कि उसे सही वक्त पर और सही तरीके से दिखाने का है। इस नियम का मतलब सीधा सा है, जो व्यक्ति आपसे ऊंचे पद पर है या जिसने आपको मौका दिया है या आप जिसके अंडर काम कर रहे हैं, उसे कभी भी अपनी चमक से, अपनी काबिलियत से इनसिक्योर महसूस न कराएं। इनसिक्योर, असुरक्षित। हाँ, असुरक्षित। अपनी योग्यता जरूर दिखाएं, लेकिन कोशिश करें कि ये इस तरह से हो कि उसे लगे कि आपकी सफलता में उसका भी हाथ है, या फिर आपकी काबिलियत उसके लिए कोई खतरा नहीं बल्कि फायदेमंद है। उसे कभी ऐसा महसूस न कराएं कि आपकी रोशनी से उसकी रोशनी फीकी पड़ रही है। इसे समझने के लिए कोई कहानी या उदाहरण है? इतिहास में तो अक्सर ऐसी चीजें मिल जाती हैं। हाँ, बिल्कुल। एक बहुत ही मशहूर और थोड़ी दुखद कहानी है निकोलस फूके की। निकोलस फूके 17वीं सदी का फ्रांस। फूके जो थे वो राजा लुई 14 के वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर। और वो वाकई बेहद काबिल थे, बुद्धिमान, कला के शौकीन, आकर्षक व्यक्तित्व और हाँ, बेइंतहा अमीर भी। राजा भी उन पे काफी भरोसा करते थे। अच्छा। तो फूके ने सोचा कि वो राजा को खुश करने के लिए और अपनी वफादारी साबित करने के लिए एक ऐसा शानदार जश्न देंगे जैसा फ्रांस ने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो उन्होंने क्या किया फिर? फूके ने ना हाल ही में अपना एक नया बहुत ही आलीशान महल बनवाया था।
शातो दे वोले विकॉम्त। ओके। उन्होंने राजा और पूरे शाही दरबार को उस महल के उद्घाटन के मौके पर एक दावत दी, पार्टी। और वो महल कहते हैं किसी राजा के महल से कम नहीं था, शायद कुछ ज्यादा ही भव्य था। ओह, उस रात हजारों मोमबत्तियों से पूरा महल और बाग रोशन थे। मेहमानों को सोने और चांदी के बर्तनों में खाना परोसा गया। उस जमाने के सबसे मशहूर नाटककार थे मॉलियर। उन्होंने खास तौर पे उस शाम के लिए लिखा, अपना नया नाटक पेश किया। और रात के आखिर में ऐसी शानदार आतिशबाजी हुई जिसने आसमान को रंगों से भर दिया, मतलब कमाल ही कर दिया। सुनने में तो वाकई कमाल का जश्न लग रहा है। राजा तो जरूर बहुत खुश हुए होंगे फिर। ऊपरी तौर पे शायद हाँ, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और पक रहा था। मेहमान आपस में कानाफूसी कर रहे थे। कोई कह रहा था, अरे ये तो राजा के वर्साई वाले महल से भी ज्यादा शानदार है। कोई कह रहा था, फूके के पास तो राजा से भी ज्यादा दौलत और ज़ौक़ है। हर तरफ बस फूके की तारीफ। फूके ये सब सुन के फूले नहीं समा रहे थे। उन्हें लगा बस मैंने राजा का दिल जीत लिया। लेकिन असल में राजा लुई 14वें, जो खुद को सूर्य राजा कहते थे, द सन किंग, उनके मन में क्या चल रहा था? उन्हें कैसा महसूस हो रहा था ये देखकर कि उनका मंत्री उनसे ज्यादा चमक रहा है? यहीं पर पावर का असली खेल शुरू होता है। लुई 14वें उस वक्त जवान थे, महत्वाकांक्षी थे और अपनी सत्ता को लेकर बेहद संवेदनशील, बहुत पजेसिव थे अपनी पावर को लेकर। जब उन्होंने अपने मंत्री की ये शानो शौकत देखी, जो उन्हें लगा कि उनकी अपनी शान से कहीं ज्यादा है, तो उनके दिल में तारीफ की जगह जलन और शक ने ले ली। जलन और शक? हाँ, उन्हें लगा ये मेरा मंत्री है या मेरा कॉम्पिटिटर बनने की कोशिश कर रहा है। ये जश्न मेरे सम्मान में है या मुझे ये दिखाने के लिए है कि वो मुझसे कम नहीं। हर तारीफ जो फुके के लिए थी ना, वो लुई के अहंकार पर, उनके ईगो पर एक चोट की तरह लगी। सूर्य राजा को ये बर्दाश्त नहीं था कि कोई और सितारा उनसे ज्यादा रोशन दिखे। बिल्कुल नहीं। और फिर क्या हुआ? पार्टी के बाद सब ठीक रहा? पार्टी के बाद राजा चुपचाप अपने महल लौट गए। उन्होंने फूके की तारीफ में एक शब्द तक नहीं कहा। फूके को शायद कुछ अजीब लगा भी हो, पर उन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं, नजरअंदाज कर दिया। लेकिन सिर्फ 2 हफ्ते बाद राजा के सबसे वफादार गार्ड्स, मस्केटियर्स, उन्होंने निकोलस फूके को गिरफ्तार कर लिया। इल्जाम? गबन और देशद्रोह, एम्बेजलमेंट एंड ट्रीजन। क्या झूठे आरोप? मतलब ये सब सिर्फ एक बहाना था? बिल्कुल, असली वजह कुछ और थी। फूके की सारी संपत्ति जब्त कर ली गई, उनका वो आलीशान महल छीन लिया गया, उन पर मुकदमा चला और उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी गई और उन्हें फ्रांस की सबसे मुश्किल, सबसे भयानक जेलों में से एक में भेज दिया गया, जहां उन्होंने अपनी बाकी जिंदगी गुमनामी और अंधेरे में बिताई और वहीं मर गए। ओह, ये तो बहुत भयानक अंत हुआ, सिर्फ एक पार्टी की वजह से। वो सिर्फ एक पार्टी नहीं थी, वो एक सिंबल बन गई, एक प्रतीक। फुके की गलती ये नहीं थी कि वो काबिल थे या अमीर थे। उनकी गलती ये थी कि उन्होंने अपने काबिलियत और अमीरी का प्रदर्शन ऐसे किया कि उनके मास्टर यानी राजा को खतरा महसूस हुआ। उनका अहंकार, उनका ईगो बुरी तरह घायल हो गया। वो ये भूल गए कि जो लोग आपको ऊपर उठाते हैं वही आपको नीचे भी गिरा सकते हैं, खासकर तब जब उन्हें लगे कि आप उनकी जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहानी हमें एक कड़वा सच सिखाती है। लोग अक्सर टैलेंट को माफ कर देते हैं, पर घायल ईगो को कभी माफ नहीं करते। दुनिया उसूलों से ज्यादा ईगो से चलती है। ये कहानी ये वाकई सोचने पर मजबूर करती है। लेकिन क्या ये नियम नेवर आउटशाइन द मास्टर आज के जमाने में भी उतना ही रेलेवेंट है? आजकल तो ऑफिस कल्चर बदल गया है, टीम वर्क की बात होती है, कोलैबोरेशन की बात होती है। कल्चर भले ही ऊपर से बदल गया हो, लेकिन इंसानी स्वभाव, खासकर ये जो असुरक्षा और अहंकार की भावनाएं हैं, वो काफी हद तक वैसी ही हैं। ये नियम आज भी उतनी ही सच्चाई से लागू होता है, बस शायद इसके तरीके थोड़े बदल गए हैं। जरा सोचिए उस ऑफिस के बारे में जहां एक जूनियर कर्मचारी है, मीटिंग में अपने बॉस के आइडिया से बेहतर आइडिया पेश कर देता है और शायद अनजाने में ही सही बॉस को कमतर महसूस करा देता है। हाँ, ऐसा तो होता है। बॉस शायद उस वक्त तारीफ भी कर दे, लेकिन बाद में शायद उस जूनियर को मुश्किल प्रोजेक्ट्स मिलने लगे, उसके काम में बेवजह गलतियां निकाली जाने लगे या उसे जरूरी मीटिंग से साइडलाइन कर दिया जाए। बॉस शायद खुद भी ना समझे कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन सबकॉन्शियसली, अवचेतन में
वो उस जूनियर को एक खतरे के रूप में देखने लगता है, एक चुनौती के रूप में। और ऑफिस के बाहर क्या क्लासरूम या रिश्तों में भी ऐसा होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। क्लास में वो छात्र जो हमेशा टीचर से 2 कदम आगे रहने की कोशिश करता है, हर बात पे उन्हें टोकता है या दिखाता है कि देखो मुझे ज्यादा पता है, वो अक्सर टीचर की, आप कह सकती हैं, नापसंदी का शिकार हो जाता है। चाहे वो कितना भी होशियार क्यों ना हो, उसकी छोटी छोटी गलतियों को भी बड़ा बना दिया जाता है। सही बात है। और इसी तरह रिश्तों में भी, चाहे वो दोस्ती हो या रोमांटिक पार्टनरशिप, अगर एक व्यक्ति लगातार दूसरे को ये महसूस कराए कि वो हर चीज में उससे बेहतर है, ज्यादा कामयाब है, ज्यादा पॉपुलर है, तो धीरे धीरे रिश्ते में एक तनाव आने लगता है, इनसिक्योरिटी पनपने लगती है। तो फिर सवाल वही है, अगर कोई काबिल है तो वो क्या करे? क्या अपनी लाइट को डिम कर दे, अपनी चमक कम कर दे? डिम नहीं, डायरेक्ट करना सीखे। स्मार्ट लोग क्या करते हैं? वो अपनी काबिलियत का ढिंडोरा नहीं पीटते। अगर उनका आइडिया कामयाब होता है तो वो क्रेडिट अपने बॉस या सीनियर को देते हैं। वो कहते हैं, अरे ये तो आपकी गाइडेंस से ही संभव हो पाया, या आपके विजन को ही हमने आगे बढ़ाया है। वो सार्वजनिक रूप से सबके सामने अपने मास्टर को चमकने का मौका देते हैं, उन्हें सुरक्षित महसूस कराते हैं, महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं। अच्छा, यानी अपनी सफलता को मास्टर की सफलता का हिस्सा बना देना। हाँ, बिल्कुल। और साथ ही पर्दे के पीछे वो चुपचाप अपनी स्किल्स को और पैना करते रहते हैं, अपना नेटवर्क मजबूत करते रहते हैं और सही मौके का इंतजार करते हैं। वो अपनी योग्यता को दिखाते हैं, पर ऐसे कि वो टीम की जीत लगे, न कि सिर्फ उनकी अपनी जीत। वो समझते हैं कि पावर का खेल सीधे टकराव का नहीं है, ये रणनीति का है, समझदारी का है। ये ईगो से लड़ना नहीं है, ईगो के साथ खेलना है, उसे समझना है। दिलचस्प नजरिया है, पहले कभी ऐसे सोचा नहीं। हाँ, क्योंकि पावर डायनामिक्स अक्सर लॉजिक से ज्यादा भावनाओं से चलते हैं, खासकर ईगो और असुरक्षा। इसे समझना बहुत जरूरी है। पावर एक तरह का जंग का मैदान है, लेकिन यहाँ हथियार तलवारें नहीं हैं। यहाँ हथियार हैं समझ, रणनीति और धैर्य। अगर चमकना ही है तो सीधे सूरज के सामने खड़े होकर चमकने की कोशिश मत करो। सूरज यानी मास्टर, उसकी तेज रोशनी में या तो आप नजर ही नहीं आओगे या फिर उसकी गर्मी से जल जाओगे। तो फिर कैसे चमकना चाहिए? तरीका क्या हो? अंधेरे में जुगनू की तरह चमको, जहां आपकी रोशनी रास्ता दिखाए, किसी की आंखों में चुभे नहीं। अपनी काबिलियत का इस्तेमाल ऐसे करो कि वो दूसरों के लिए मददगार साबित हो, न कि खतरा। बिना सोचे समझे अपनी चमक बिखेरना उस पतंगे की तरह है जो रोशनी की तरफ खिंचकर जाता है और उसी में जलकर खाक हो जाता है। ये वाकई गहरा विचार है। मतलब असली शक्ति दिखाने में नहीं है, बल्कि समझने में है और उसे सही दिशा देने में है। बिल्कुल, पावर की दुनिया में नेविगेट करना एक तरह से जैसे किसी घने जंगल में रास्ता तलाशना है। हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ता है। आपको पता होना चाहिए कि कब आगे बढ़ना है, कब पीछे हटना है, कब बोलना है और कब खामोश रहना ज्यादा फायदेमंद है। और शायद सबसे जरूरी सबक ये है, जो ईगो को समझ गया वो दुनिया को समझ गया, और जो ईगो को चोट पहुंचा गया वो अक्सर खेल से ही बाहर हो गया। तो ये था पावर का पहला और शायद सबसे बुनियादी नियम, अपने मास्टर से कभी ज्यादा मत चमको। जैसा कि हमने देखा, ये सिर्फ चापलूसी या डर की बात नहीं है, ये इंसानी मनोविज्ञान और सामाजिक गतिशीलता की गहरी समझ की बात है। पावर का खेल अक्सर अनदेखी गलियों में खेला जाता है, इशारों में, भावनाओं के जरिए, और इस खेल में आपका हर कदम, आपकी हर चुप्पी एक रणनीति हो सकती है। और ये तो बस शुरुआत है। पावर के कई और नियम हैं, कई और परतें हैं जिन्हें समझना बाकी है। अगली बार हम इस खेल के एक और खतरनाक लेकिन बेहद जरूरी मोड़ पर चलेंगे। नियम नंबर 2, अपने दोस्तों पर कभी ज्यादा भरोसा मत करो और सीखो कि अपने दुश्मनों को इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये नियम दोस्ती और दुश्मनी के बारे में आपकी सोच को शायद चुनौती दे सकता है। दोस्तों पर भरोसा नहीं, दुश्मनों का इस्तेमाल। अरे वाह, ये तो वाकई दिलचस्प लग रहा है और शायद थोड़ा परेशान करने वाला भी। तो अगली बार मिलते हैं पावर के एक और नियम की गहरी समझ के साथ। तब तक याद रखें, पावर दिखाने की नहीं, समझने की कला है। हर किसी में शक्ति होती है, जरूरत है बस उस शक्ति को सही वक्त, सही जगह और सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखने की।